चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और आज इसका थर्ड डे है, बिजनेस स्टडी इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 12th, राइट। और तो और ये शायद छत्तीसगढ़ में भी सेम सिलेबस है। बच्चे मुझे मतलब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स भी यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हैं और वो लोग यही कह रहे थे, सर आप सिर्फ एमपी बोर्ड क्यों बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी बोल दो। तो मैंने उनसे सिर्फ एक यही बात कही, बेटा कि छत्तीसगढ़ में क्या सिलेबस है मुझे नहीं मालूम है, पर वो लोग कह रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ में भी सेम सिलेबस है। तो यदि आपके पास भी ये सेम सिलेबस है तो आप एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, है ना। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लूँगा बेटा, तब तक मैं ये गारंटी नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ के लिए भी है। और यदि आपको लगता है सिलेबस है में, तो आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। पहली बार लाइफ में मैंने किसी वीडियो में बोला होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, पेज नंबर अपने नोट्स पर पेज नंबर 5 पर आपको मिल जाएगा मीनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। मीनिंग, डेफिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भाई सिंपल सा मतलब ये है कि एक मैनेजर, है ना, सारे काम नहीं कर सकता, वो खुद नहीं काम कर सकता। और मैनेजमेंट का तो मतलब ही है, हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में देखा था, मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या, दूसरों से काम करवाने का। मैनेजर खुद ही काम कर लेगा तो वो मैनेजर तो है ही नहीं, राइट। तो जब उसको किसी और से काम करवाने हैं अपने, राइट, तो वो उन काम को कंप्लीट करने के लिए सामने वाले को क्या देगा, पावर देगा कि भाई ये काम, जो काम दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई उसको करना, तो उसको करने के लिए जितनी पावर की जरूरत है, मींस अथॉरिटी की जरूरत है, जितना डिसीजन लेने की उसको क्षमता, परमिशन जो है वो कौन देगा, मैनेजर देगा कि ठीक है ये आपका काम है और इस काम को करने के लिए आपको ये पावर मैं देता हूं। ठीक, इससे क्या होगा, इससे मैनेजर का जो क्या होगा, लोड कम होगा और मैनेजर ज्यादा क्रिएटिव, है ना, टाइम स्पेंड करेगा, कुछ नई चीजें सोचेगा, राइट। नहीं तो वो तो डेली के रूटीन में फंस जाएगा, वही करता रहेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी देना किसी को काम की जिम्मेदारी के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए जो आवश्यक, जरूरी राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, जो उसके पावर हैं, वो उसे देना ही डेलीगेशन है। उसको देना क्या होगा, डेलीगेशन, अथॉरिटी को देना ही डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसको कहेंगे। ठीक है, डेलीगेशन रेफर्स टू ग्रांटिंग अथॉरिटी और responsibility from senior to subordinator to accomplish a particular assignment। भाई डेलीगेशन हम किसको कहेंगे कि जब हम अथॉरिटी किसी को दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए। कौन दे रहा है, सीनियर दे रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब उसका जो जूनियर है उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। किसी काम को, पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, ये क्या क्रिएट करता है, अकाउंटेबिलिटी। क्या होती है सर अकाउंटेबिलिटी, समझेंगे अभी, डिटेल में समझेंगे, है ना। और ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन ऑफ वर्क, जो व्यक्ति उस काम को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है करने के लिए, उसका ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उस पर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा जवाबदेही हिंदी में। इसका मतलब होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ उसका जवाब देना। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, राइट, है ना, एनुअल इवेंट है ना, एनुअल प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम है, इवेंट है। उसके लिए आपके प्रिंसिपल ने आपके एक क्लास टीचर, मान लीजिए कोई अकाउंट के कोई क्लास टीचर होंगे, उनको बोल दिया कि वर्मा सर आप एक काम कीजिए, वो वर्मा सर होंगे, उनको कह दिया कि वर्मा सर आपको इस प्रोग्राम का मैनेजमेंट देखना है, कैसे करना है, राइट। तो जब आपके प्रिंसिपल ने आपके
क्लास टीचर को जब ये कहा, है ना, जवाबदारी दी, राइट, ये वर्क दिया, ये असाइनमेंट दिया कि ये प्रोग्राम आपको देखना है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा होगा कि इससे संबंधित जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। देखना क्या लिखा, इससे संबंधित, मतलब केवल इसी प्रोग्राम से रिलेटेड आपको जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं, पर बजट है ना 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कंडीशन लिमिट भी बता दी, आपके पावर, डिसीजन लेने की पावर भी दी आपको, आप खर्चा कर सकते हो, पर एक लिमिट के बाद साथ में कि 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टाइमिंग का डिसीजन आप देख लेना क्या करना है ना। आपको इसके साथ में जो भी जरूरत के लिए जितने भी टीचर्स की जरूरत है उनसे भी आप खुद ही बात कर लो, आप अपनी एक टीम बना लो। भाई काम दिया, अब टीम में कौन होगा इसका डिसीजन लेने के लिए पावर किसको दे दिया, वर्मा सर को पावर दे दिया कि आपकी टीम में कितने कौन से टीचर होंगे, आपकी मर्जी, आप उनका नाम मुझे बता देना, मैं उनको बोल दूंगी कि आप सभी टीचर वर्मा सर के अंडर में काम करेंगे और उनसे ऑर्डर रिसीव करेंगे और उनको जवाब देंगे, राइट। तो प्रिंसिपल ने जैसे ही वर्मा सर को एक असाइनमेंट दिया, एक प्रोजेक्ट दिया कि भैया ये करना है, अब उनकी टीम में कौन होंगे, ये डिसीजन लेने का पावर किसके हाथ में, वर्मा जी के। तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे कि भैया अथॉरिटी दे दी हमने उनको उस काम को कैसे करना है, उसके डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, हमने कोऑर्डिनेशन भी बिठाया, कैसे, मैं प्रिंसिपल उन सभी टीचर को बुला के ये बता दूंगा कि भैया आपको वर्मा जी के अंडर में काम करना है और उनसे ऑर्डर लेना है और उनको जवाब देना है। मैंने बिठाया, है ना, तो मैं कोऑर्डिनेशन भी बिठा रहा हूं, राइट। तो डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम किसी काम को करने की जवाबदारी देने के साथ साथ उसको पावर भी देते हैं। अब जैसे ही वर्मा जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये इवेंट करूंगा, है ना, ये प्रोग्राम करूंगा, वैसे ही उनके ऊपर क्या आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई। प्रोग्राम अच्छा हुआ तो आखिरी में प्रिंसिपल उनको बधाई देगा, राइट, वेल डन। प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हुई, क्यों नहीं हुआ टाइम पर, क्या गड़बड़ हुई, इसका जवाब कौन देगा, वर्मा सर देंगे। और वर्मा सर के ऊपर यही जवाब देने की जिम्मेदारी को इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें अकाउंट मत ले आना अपना खाता भाई है ना, कि अकाउंट बना के दे देंगे। एक बच्चे ने पिछली बार बोला था ऐसा, क्या, उससे पूछा मैंने तो बोले सर वो जो उसका हिसाब होगा कि नहीं, उसका हिसाब लेके दे देंगे, अकाउंटिंग दे देंगे। मैं बहुत ही बढ़िया बेटा, कहाँ से पढ़ा, बोले स्कूल में, मतलब बहुत सही पढ़ा। समझ में आई अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई साहब कि जैसे ही आपको डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुई, मतलब कि पावर दिए गए वर्मा जी को, वैसे ही उनके माथे पे वो पावर के साथ साथ क्या आ गई, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी साथ में आई। और एक और चीज आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ उस काम को कंप्लीट करने की, राइट। और जवाबदेही का मतलब हो गया उस काम का आंसरेबल होने की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उस काम की जिम्मेदारी लेने की जवाबदारी भी उसके ऊपर आ गई, ठीक। तो अथॉरिटी के साथ में दो चीजें फ्री में आएगी और जिसको आप टाल नहीं सकते। अब देखो वर्मा जी क्या करेंगे, वर्मा जी अपने काम को करवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट जो भी उनको टीचर्स मिले हैं और उन टीचर्स के साथ साथ वो बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो किसी टीचर को बोल सकते हैं कि एक काम कीजिए, साउंड सिस्टम के बारे में आप डिटेल निकालिए, कितने का पड़ रहा है, क्या है उसकी टाइमिंग, उससे आप साउंड सिस्टम के लिए आप उससे बात कर लो। स्टेज के लिए सर आप दूसरे सर को दे दिया, राइट। मान लो वर्मा जी ने जिस व्यक्ति को ये काम दिया तो वर्मा जी ने भी क्या कर दिया, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दी।
वर्मा जी ने भी ट्रांसफर कर दिया किस पे, मान लो कोई पाटीदार सर है तो पाटीदार सर के ऊपर दे दी कि साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी तुम्हारी, चेक करना है, उससे बात करना है, कितना ले रहा है मुझे बता देना, बस मैं पेमेंट दे दूंगा। ठीक, और यदि साउंड सिस्टम में गड़बड़ी हुई या साउंड सिस्टम टाइम पर नहीं आया तो वर्मा जी किसको पकड़ेंगे, पाटीदार सर को, राइट। तो आप देखा आपने, प्रिंसिपल से अथॉरिटी कहां आई, वर्मा जी, वर्मा जी से कहां आई, पाटीदार सर पर, राइट। मान लो गड़बड़ हुई, प्रिंसिपल ने वर्मा सर को बुलाया, क्या बात है अभी तक साउंड सिस्टम नहीं आया, क्या हो रहा है, तो वर्मा जी ऐसे पीछे नहीं हट सकते, कैसे पीछे हट के बोले ये पाटीदार को मैंने कहा था, मुझसे पूछो, मैंने तो इसको दे दिया था। वर्मा जी पीछे नहीं हट सकते, वर्मा जी, प्रिंसिपल वर्मा जी से पूछेंगे मैंने आपको काम सौंपा था ना, आपने टीम बनाई, पाटीदार को आपने सौंपा काम, आप जानो, मुझे तो आंसर आपसे चाहिए, पाटीदार से नहीं चाहिए। मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकता हूं, मान लो मैं वर्मा, मैं क्या ट्रांसफर कर सकता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी काम को करना है ना, मैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दे रहा हूं पाटीदार को, पर मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा कि क्या हुआ। समझ में आ रही बात। वैसे ही प्रिंसिपल ने मेरे को अथॉरिटी जरूर दे दी, पर प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी है उस प्रोग्राम को सही ढंग से करवाने की, किसके लिए, उस स्कूल के ऑनर के लिए। उसके स्कूल का ऑनर किससे पूछेगा, प्रिंसिपल से पूछेगा क्या हुआ, तो वो ये नहीं बोल सकते ये वर्मा को मैंने बोल दिया था, तुम देख लो वर्मा से बात कर लो, वो वर्मा से बात नहीं करेंगे, वो प्रिंसिपल से पूछेंगे, राइट। क्लियर, मैंने पूरा टॉपिक यहां क्लियर कर दिया है। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आप पीछे हट नहीं सकते, मतलब आप ट्रांसफर क्या क्या कर सकते हो, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर। अब हम इसको एक फास्ट फॉरवर्ड में रीड करके देखते हैं। डिलीगेशन रेफर्स टू ग्रांटिंग अथॉरिटी, ये तो हम पढ़ चुके थे, हाँ। पर्सन एक्सेप्टिंग डिलीगेशन टू वर्क टू कैरी आउट द वर्क सो असाइंड, मतलब उस असाइंड वर्क को करने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। नो मैनेजर कैन हिमसेल्फ परफॉर्म देयर एंटायर वर्क असाइंड टू हिम, ये जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था। He has to get the work done by his subordinate. He must share part of the work and authority with his subordinate. उसको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। The process by which a manager shares some of his work and authority with his subordinate is called delegation of authority. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। आईएमपी टॉपिक चल रहे हैं इस ईयर में, काफ़ी सिलेबस में थोड़ी बहुत कमी की गई है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आईएमपी लेवल ही है, ठीक है ना। चलिए अब आता है एलिमेंट्स ऑफ डिलीगेशन। डिलीगेशन मतलब डिलीगेशन में क्या क्या है, तो भाई सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये ऊपर वाला भी मीनिंग ऑफ डिलीगेशन और एलिमेंट्स। सपोज करो आपको 5 नंबर में डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछ लिया, अब 5 नंबर में तो लिखने लायक दिख नहीं रहा, यहाँ पर क्या करोगे, एलिमेंट्स लिख दो, 5 नंबर का हो जाएगा। 2 नंबर का मीनिंग, 3 नंबर के क्या हो गए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, 3 पॉइंट। क्लियर, फटाफट इसको खत्म करेंगे। द टर्म अथॉरिटी इंप्लाइज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, उसका अधिकार किसी डिसीजन को लेने के लिए। समझ में आ रही बात। एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सके, ऑर्डर दे सके और कोई डिसीजन ले सके, ये पावर देना, ये उसका अधिकार
अथॉरिटी होगी। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द पोजीशन इन द स्कॉलर चेन। अब स्कॉलर चेन क्या होता है? स्कॉलर चेन याद है हमने चैप्टर 2 में देखा था, एक के बाद नीचे, एक के बाद नीचे, है ना, मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट, असिस्टेंट के अंडर में, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कॉलर चेन, राइट। तो वो यही बोल रहा है कि ये जो अथॉरिटी आती है कहां से? पोजीशन इन द स्कॉलर चेन, राइट, विच इज हाईएस्ट एट द टॉप एंड डिक्लाइन एज वी मूव डाउन द हायरार्की। वो हायरार्की सिस्टम हुआ है ना, उल्टा ट्री। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसी आती है, ऊपर से नीचे की ओर। टॉप लेवल पे जो होगा वो अथॉरिटी को क्या करेगा? नीचे देते जाएगा, पोजीशन के कारण आएगी, ठीक है ना। दस इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एमसीक्यूज, अथॉरिटी का फ्लो क्या है? टॉप टू बॉटम, ठीक है। इट हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यही तो क्या बना रहा है? जूनियर सीनियर के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? उस काम को करना सही ढंग से। इट इज अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ये कहां से आता है? इस रिलेशन के कारण बनता है। बिकॉज द सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम। उसको जो भी काम दिया गया है उसको करने के लिए वो जिम्मेदार होगा। Thus it is flow upward। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी? मतलब बॉटम टू अप। क्लियर? एमसीक्यूज, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, इट इज इंप्लाई बीइंग आंसरेबल, जवाबदेही, आंसर करना, फॉर द फाइनल आउटकम, जो भी हुआ फाइनली उसके लिए क्या? जवाबदेह होना, है ना। Once authority has been, देखो अभी एक दिमाग में एक आ गया एग्जांपल। क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, कैप्टन बनाया, किससे बॉल डलवानी, किसको बैटिंग भेजना है, कब डालना है, कब भेजना है, राइट, कौन डिसाइड करता है? कैप्टन। तो भैया कैप्टन को अथॉरिटी भी दी। अब मैच जीते तो कैप्टन अपनी बधाई भी लेता है, हाँ या ना भाई? उसी को तो मिलता है ना, ट्रॉफी उसी को मिलती है कि नहीं मिलती है? और हारे तो उसी के सामने माइक लगा के पूछा जाता है क्या हुआ। फिर वो देखना, एक अच्छा कैप्टन ये नहीं बोलता कि बुमराह ने गलत बॉलिंग करी। वो खुद पे लेता है कि आखिरी में हमारे साथ में ऐसा हुआ, बीच में हमारा थोड़ा सा ऐसा हो गया। वो कभी एक प्लेयर पर जिम्मेदारी नहीं ठोकता कि नालायक को पहले भेजा था, 0 पे आउट हो गया। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, जवाब तो उसी को लेना है और जिम्मेदारी भी उसी की है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो, नहीं तो और भी एग्जांपल। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कांट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। यदि आपको अथॉरिटी दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे आ चुकी है, तो आप अकाउंटेबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैंने जैसा बोला था ना कि ऐसे पीछे नहीं हट जाए कि इससे पूछो, मैंने तो इसको दे दिया था, नहीं, ठीक है। इट इज ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी। यहां पर आपका अब दायित्व हो जाता है कि आप उस काम को करो और अपनी अथॉरिटी का उपयोग करो। एक्सरसाइज द अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? भाई जो भी तुमको पावर दिया आप उसका उपयोग करो भाई, ठीक। इट फ्लो अपवर्ड एज अ सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। एमसीक्यूज, क्या फ्लो कैसा होगा? अपवर्ड, ठीक। जनरली इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक। मतलब मालूम है प्रिंसिपल ने वर्मा जी को काम सौंप दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रिंसिपल सीधे आखिरी में वहीं आएंगे इवेंट में और कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, चालू करो,
है ना, वो डेली पूछेंगे क्या क्या हुआ, कितना काम हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, बताओ मेरे को बताओ। ठीक वैसे ही वर्मा जी ने पाटीदार जी को यदि जवाब दे दी थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इवेंट के दिन 5 बजे पूछेंगे पाटीदार जी साउंड सिस्टम कहाँ है। रोज पूछेंगे जब तक वो हो नहीं जाता, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, बात हो गई आपकी, क्या कितना बोला, कब तक का बोला, आप ऑर्डर दे आए, आपने एडवांस दे दिया कि नहीं दिया, सब बार बार पूछेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, रेगुलर फीडबैक। बात समझ में आ रही है? To sum up, we can say that the process of delegation start with assignment, मतलब delegation कहाँ से start हो रहा है, assignment of duties means responsibility, followed by giving necessary authority। बेटा necessary word बहुत important है, हम सारे अधिकार नहीं दे सकते, जो जरूरी है उस काम को पूरा करने के लिए। And once the authority is given, the superior creates accountability for the subordinate। ठीक, चलिए तो अब यहां पर डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस अमंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो आपको लास्ट पेजेस पे मिलेगी। याद रखना मेरे नोट्स में जितने भी डिफरेंस होंगे वो लास्ट पेज पे ही मिलेंगे। उसका कारण सर, कारण बेटा कि हमारा जो पेज है वो 2 कॉलम में चल रहा है ना, ये जो 2 कॉलम है ना, तो यहाँ पर वो सही ढंग से नहीं आ पाते, इसलिए जो भी डिफरेंस होंगे वो लास्ट पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस डिफरेंस को मैं समझाऊं, आप आराम से उसको कर सकते हैं, है ना। पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8 पे बेटा, नहीं 7 पे तो डिलीगेशन अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर है। अच्छा अच्छा ठीक है, सभा को खत्म मतलब विवाद मत करो। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, इनमें डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा, रीड करके देखना बहुत इजी है। ठीक है ना, मैंने वो सारी बातें आपको समझा दी है। चलिए अब हम देखते हैं हम कहां पर थे। इंपोर्टेंस ऑफ डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो बेटा है तो आईएमपी, एमपी बोर्ड में इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट है ना, पर मुझे लगता है कि ये समझाना आपकी तौहीन होगी, क्योंकि आप इतने समझदार हो, आप इसको कर सकते हो। देखो जरा मैं पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ हल्के हल्के। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अरे भाई आपके पास में समय बचेगा अथॉरिटी देने के कारण, है ना, तो आप अपने काम में क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा, आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते ना। ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ बेटे, आज आपने वर्मा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी, तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे बेटा, इस टास्क से वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, फ्यूचर में वो भी प्रिंसिपल बन सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक प्रिंसिपल के अंडर में वो काम सीखा। समझ रहे हो बात, जब वो इससे गुजर चुके होंगे पूरा। देखो देखो एक वाइस प्रिंसिपल जो होता है ना, वो लगभग नहीं होते क्या, इस बड़ी स्कूल में होते हैं, है ना, एचओडी बोलते हैं उसको। तो जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं बेटे, वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में इसलिए होते हैं कि जो प्रिंसिपल के अंडर में वो सारी चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। अब एक वाइस प्रिंसिपल जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को काम क्यों सौंपता है, ताकि वो डेवलप हो। ठीक है, हाँ एक बच्चे ने बोला ऐसा नहीं है भाई थ्योरेटिकल तो ऐसा ही है, प्रैक्टिकली वो अपना काम का बोझ टालना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली देखो आप कोई काम करोगे तो आप उससे सीखोगे, कुछ गलती करोगे कुछ अच्छा करोगे, दोनों ही आपको सिखा के जाएगा। ठीक, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक, तीसरा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओहो
वर्मा जी का कद बढ़ जाएगा क्लास स्कूल में सभी टीचर के बीच में। वर्मा जी को काम सौंपा है, वर्मा जी ऐसे चलेंगे, मैं है ना, मैं करूंगा, ये मैं ही, ये उसको मैं ही बेटा क्या दिलाता है, मोटिवेशन देता है ये, समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा ना उसको कि यार मुझे मुझे इस लायक समझा, है ना, और वो ज्यादा अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करेंगे। ठीक। फोर्थ, फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ। ऑटोमेटिकली यार डेवलपमेंट हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो क्या होगा, ग्रोथ तो होगी होगी, है ना, और ये ग्रोथ एम्प्लॉय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ है ना, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है तो ग्रोथ तो होगी। ठीक। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरारकी, जो हेरारकी जो बनी हुई है ना, मैंने उल्टा ट्री बोला था आपको, उसका आधार ही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यदि आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करोगे नहीं तो वो जो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, खत्म हो गया, सारा काम आपको ही करना है, खत्म बात। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बन ही रहा है कि कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तभी तो वो स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं तो बनेगा ही। ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, भाई सही ड्यूटी के साथ साथ सही ऑर्डर, मतलब उसको राइट्स दिए हमने, अकाउंटेबिलिटी दी, कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक धीरे धीरे एस्टेब्लिश होगा। ठीक है। नाउ हम लोग अब आ गए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या लिखा है बेटा? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, एक्चुअल में ये एक कंपैरिजन है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को आप तभी समझ सकते हो जब आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या करो, कंपैरिजन करो। अब ये होता क्या है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन? देखो, मान लो हमारे घर में हम ज्वाइंट फैमिली में है, राइट, तो हमारे सबसे सीनियर कौन हो गए? दादाजी, दादी, राइट, दादा सबसे बड़े, उनके असिस्टेंट कौन हो गई? दादी, है ना। फिर उनसे नीचे जो आए वो हमारे फादर, पापा लोग, राइट। तो जो हमारे पिताजी हैं, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, तो ये सब एक एक डिपार्टमेंट हो गए, है ना। और उनके असिस्टेंट कौन हो गए? उनके, अबे हमारी माता जी, हमारी माता जी उनके असिस्टेंट हो गए, राइट। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हायरार्की डिसाइड करना है तो दादी के अंडर में कौन हो गए? हमारी मम्मी, चाची, ये लोग हो गए, राइट, है ना। और पिताजी के अंडर में कौन? अपन छर्रे होन बच्चे, छर्रे क्यों बोला? इधर उधर भागते रहते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो अपन जो छर्रे है ना, अपन हो गए लोअर मैनेजमेंट, है ना, वर्कर, कि बोला कि जा ये लेके आ तो अपन जाएंगे, लेके आ जाएंगे, है ना। अब बात को समझना, यदि सारे राइट्स कोई भी डिसीजन लेना है ना, कोई सा भी काम का डिसीजन लेना है, उसका जो डिसीजन लेने का पावर सिर्फ और सिर्फ दादाजी के हाथ में। बेटा मत बजाए, किसके हाथ में? सिर्फ दादाजी के हाथ में। तो हम कहेंगे डिसीजन का सेंट्रलाइजेशन है। डिसीजन मेकिंग का कहां है? सेंट्रलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन ले रहा है। अब देखो इसका नुकसान सेंट्रलाइजेशन का। घर में खाना क्या बनेगा, कौन डिसीजन ले रहे हैं? दादाजी। अब दादाजी गए हैं सुबह घूमने, वहीं दादाजी को किसी की खबर मिल गई, समाज में कोई गया, दादाजी वहीं से घूमते घूमते कहाँ निकल गए? उसको पहुंचाने निकल गए। समझ में आ रही ना बात? अब दादाजी जब तक आए नहीं 1 बजे तक, तब तक तो खाने के लिए कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दादाजी ही डिसीजन लेंगे बनाना क्या है आज भोजन में। अब दादाजी आए, दादाजी पूछा क्या बनाना है, दादाजी ने बोला रुक जाओ बताता हूं। फिर बताया, फिर काम होगा तो सुबह का खाना कहाँ मिल रहा है? शाम को। क्यों?
क्योंकि डिसीजन एक ही व्यक्ति के पास में। भाई खाना बनाना है, क्या बनाना है, मेरे ख्याल से ये डिसीजन दादी जी ले तो ज्यादा सही है, हाँ या ना, क्योंकि वो घर में ही रहने वाले हैं और उनके अंडर में कौन है, हमारी मम्मी चाची वगैरह, राइट, जो उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उनके हेड के पास में ये डिसीजन होना चाहिए था। उनके हेड कौन हो गई, हमारी दादी जी। तो दादी जी को ये डिसीजन लेने दो ना, दादाजी ये टेंशन लेके घूमेंगे तो भैया काम तो रुका रहेगा सारा। दादाजी के पास में एक्चुअल में डिसीजन होना चाहिए उनके लेवल का। जैसे हमारे दादाजी का काम एक्चुअल में सही मायने में क्या होना चाहिए, समाज में बैठना उठना, समाज के डिसीजन लेना, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, किसकी शादी में जाना है, नहीं जाना है, राइट। घर में यदि किसी बच्चे की शादी है, लड़का या लड़की, तो भाई कौन से घर में हमको संबंध करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन किसका, लंबा जिसका असर हो, है ना। भाई किसी घर में शादी करनी है, मतलब किसी घर से हमको संबंध रखने हैं, जोड़ना है, शादी करनी है, तो वो घर हमारा अब क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा ना उससे। तो वो डिसीजन कितना इंपैक्ट देगा, जरा सोचो। एक गलत डिसीजन आपको भी बदनाम कर देगा, लंबा इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ऐसे डिसीजन जिसका ऑर्गेनाइजेशन, हमारा परिवार क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे लंबे समय या बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसे डिसीजन टॉप लेवल को लेना चाहिए, ठीक। और डे टू डे के डिसीजन लोअर लेवल को लेना चाहिए, हाँ या ना। और इसके बीच में भी मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल को उस टॉप लेवल ने जो डिसीजन लिए हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिसीजन मिडिल लेवल पर भी जरूरी है। मतलब डिसीजन किस टाइप का है उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि इसको टॉप लेवल लेगा, मिडिल लेवल लेगा या लोअर लेवल। लोअर लेवल का भाई खाना बनाने का काम है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये दादाजी सोचेंगे तो यार क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये काम तो यार दादी को सोचने दो, ठीक है। और दादी के साथ साथ ये तो मैं कहूं बेहतर है ये हमारी मम्मी चाची के हाथ में हो कि क्या बनेगा, तो और ज्यादा अच्छा है। दादी और दूसरे कामों में अपने आप को यूज कर पाएगी, राइट। समाज में महिलाओं के साथ में उठ बैठ कर पाएगी, हमारे समाज में महिलाओं के साथ में उठ बैठ करना दादी का हमारा ही घर का क्या करेगा, नाम बढ़ाएगा, ग्रोथ होगी, राइट। दादाजी समाज में घूमेंगे, घर के कामों से उनको डिसीजन लेने का टेंशन नहीं रहेगा, तो समाज में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और हमारा घर का नाम समाज में ऊपर होगा, हाँ या ना। तो हर लेवल पर डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, मैंने तो ऐसा घर भी देखा है बेटे कि आज साबुन साबुन शॉप नहाने की है ना, दादाजी निकाल के देंगे ताले में से, बोले चल, बोले यार मैं नहाया नहीं, क्यों, बोले यार साबुन नहीं है ना, लेके आ जा नहा ले, और अभी दादाजी आएंगे ताले में से निकाल के देंगे। कितना खतरनाक सेंट्रलाइजेशन, बात समझ में आ रही है। मतलब वो खरीद भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो खरीद भी नहीं सकता। दादाजी ने बोला ये साबुन 15 दिन चलना चाहिए तो 15 दिन, नहीं तो बाकी दिन बिना साबुन के। मैंने देखा है ये, मैंने ये देखा है। रिजल्ट में बताऊं, उनके बच्चे ग्रोथ ही नहीं कर पाए। अपन बोलते ना नालायक है ये, दादाजी ने उनको डिसीजन लेने ही नहीं दिया। छोटे मोटे डिसीजन, अबे साबुन जैसा डिसीजन कोई डिसीजन है क्या यार, बात समझ रहे हो। उस बच्चे से पूछो क्यों भाई वहां घूमने चले, दादाजी से पूछना पड़ेगा। अब दादाजी के पास भाई साहब गए, मैं घूमने जाऊं, है कहाँ घूमना है, चुपचाप बैठा रहे, डंप डंप बोलते ना, ठंडा दिमाग। मतलब वो व्यक्ति बस अब क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको डेवलप ही नहीं होने दिया दादाजी ने। क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा था, वो। अब मेरे को बताओ, मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ में घूमने चलो, टेंशन मत लो, मैं हूं, बस जो सब मैं बोलूं वैसे ही करना, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, पर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगी।
क्योंकि आपको तो कुछ सोचना है ही नहीं, तो आप डेवलप हो पाओगे क्या? आप डेवलप नहीं हो सकते। तो यदि ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाए किसका, डिसीजन मेकिंग का, तो नुकसान बहुत है। क्या क्या? एक तो काम डिले होगा, और जो आपके अंडर में जो दूसरे हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको डिसीजन नीचे लेने का पावर देना चाहिए, ताकि वो डिसीजन ले, गलत हो तो खुद सीखे। देखो यार, कोई भी व्यक्ति डेवलप ऐसे नहीं हो सकता बिना गलती करे। गलती करोगे और उससे सीखोगे तभी आप डेवलप होगे। पर आप ये करो कि गलती हो ही ना, इसलिए मैं उसको सोचने ही ना दूं, तो वो डेवलप भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बच्चा, यदि आप सोचो, छोटा बच्चा जो अभी चलना नहीं जानता, आप सोचो कि यार ये गिर जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या करूं, गोद में लेके घूमूं, तो बेटा वो 40 साल का भी हो गया ना तो भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको गिरने नहीं दिया। राइट? तो यहां पर यही बात है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति को उसके लेवल के डिसीजन लेने दिए जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि डिसीजन कहां पर है, सेंटर में केंद्रित हो गए, दादाजी ले रहे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बनाकर काम रखना पड़ेगा। कुछ मुद्दे जो गहरे प्रभाव डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन पर, है ना, उनको कौन लेगा, टॉप लेवल। और डेली रूटीन या उस वर्क, जो भी वर्क है, जैसे खाना बनाना मम्मी का काम है, तो खाना क्या बनेगा ये डिसीजन किसको लेना देना चाहिए, हमारी माता जी को लेने देना चाहिए। राइट? तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन दोनों का प्रॉपर लेवल मैनेजमेंट बैलेंस बना के रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इसको अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा बेटा? मैंने समझा दिया है ना। देखो अगले पेज पे देखोगे, कंप्लीटली सेंट्रलाइज या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज क्या गलत है ना। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते कि बेटा हमने पावर दे दिया, जा कर ले तेरे हिसाब से शादी, जा कर ले, ये भी नहीं कर सकते हम। बच्चा है, हो सकता है गलत डिसीजन ले ले, पूरे घर को बदनाम कर दे, है कि नहीं? तो ये डिसीजन कौन लेगा, दादाजी लेंगे। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दादाजी तो क्या मालूम क्या देखेंगे। पर सच है, वो जो देखेंगे, जो उनका नजरिया होगा ना बेटा, वो बहुत डीप में जाके देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे वो फैमिली का। और याद रखो, हमेशा एक पर्सन पे उसके बैकग्राउंड का इफेक्ट होगा ही होगा। बैकग्राउंड का इफेक्ट उसके सोचने पर होगा, और सोचने का तरीका ही आपका आगे का भविष्य तय करता है। इसलिए दादाजी बहुत मंजे हुए आदमी है बेटे, ये काम तो उन्हीं को करना है। तो नहीं यार सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलो। विद द ग्रोथ इन साइज, with the growth in size and complexity, it tend to move toward decentralization decision। मतलब यदि साइज ज्यादा बड़ा होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा तरीके के काम हैं अलग अलग, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब मान लो सिर्फ एक ही परिवार है, परिवार में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, अब वहां क्या डिसेंट्रलाइजेशन ना क्या सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात? there there is a need for balancing between। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा भाई? इंपॉर्टेंस हो जाएंगे रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटर। उससे क्या होगा, वो क्रिएटिव आइडियाज लेंगे, सही डिसीजन सही समय पर कर पाएंगे, है ना। फैसिलिटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैंने कल बताया था, फैलाव अलग अलग, है ना। जैसे मान लो मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ 11th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, बीकॉम। बीकॉम में अगले साल से मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। और उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट है अकाउंट के अलावा, है ना। बिजनेस लॉ है, टैक्स, जीएसटी, ऑडिट।
तो ये क्या हो गया मेरे पास, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फैलाओ, बात समझ में आई है ना। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग काम करने में एक्सपर्टाइज हो जाओगे यदि आप क्या करोगे, डिसेंट्रलाइज करोगे। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज करोगे, किसी व्यक्ति को एक ही काम दोगे, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर दोगे, वो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे आप चारों दिशाओं में काम कर सकते हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फुटवेयर में काम नहीं करेगा, आप कॉस्मेटिक भी बना लोगे, रेडीमेड भी बना लोगे, सब कर लोगे डिसेंट्रलाइजेशन के कारण। ठीक है, क्या लिखा है, इंसेंटिव टू यंग एग्जीक्यूटर। जो नए खून वाले एग्जीक्यूटर है, काम करने वाले, आप उनको जब डिसीजन लेने का पावर देते हो, डिसेंट्रलाइज करते हो, तो उनके लिए ये क्या है, इंसेंटिव जैसा काम करता है। उनको ये मोटिवेट करता है कि यार हमें जवाबदेही भी गई है और उसके साथ साथ उसको हमको डिसीजन लेने का अधिकार भी दिया गया है। मोटिवेशन बढ़ता है, राइट। हाई मोरल, एम्प्लॉइज का मोरल क्या रहता है, हाई। क्यों? अब देखो ना, ऐसा घर जहाँ पर सारा वो साबुन को निकाल के देगा दादाजी, तो वहां के मेंबर कैसे डीएक्टिव लोग होंगे, हर चीज दादाजी आएंगे, कुछ भी पूछो दादाजी, चलना है दादाजी, मतलब उसकी बुद्धि तो खत्म ही हो जाएगी और उसका मोरल भी खत्म हो जाएगा। वो कुछ क्रिएटिव करेगा क्या, मालूम है दादाजी मना कर देंगे। भाई सीधी सी बात है ना। देखो, वो कुछ क्रिएटिव करने का डिसीजन ले सकता है क्या, नहीं। और उसको मालूम है कि दादाजी के पास जाऊंगा और दादाजी क्या बोलेंगे, नहीं, चुपचाप रोटे खाएगा, दादाजी ने बोला उठा के कर देगा, फिर सो जाएगा। वो कुछ अपने मन से नहीं करेगा, उसका मोरल बहुत डाउन रहेगा। फैसिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। बेटा बस 5 मिनट में समझ सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है आज की, पर अब यहाँ पर समझ लो बस 2 मिनट। इन दोनों में डिफरेंस आ गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रीड करके देखना, आसान है। इसके बाद में आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर खत्म। ठीक, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 लेंगे, स्टाफिंग, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही।